हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल आपने देखा था, कल हमने अपने इस चैनल पर जीएस की नई शुरुआत की है और उस शुरुआत को हमने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। और पॉलिटी का रोल आप लोग जानते ही हैं कि किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में आता ही रहता है, चाहे वो एनालिटिकल हो या कॉन्सेप्चुअल हो, पेपर के माध्यम से हो, कैसे भी हो। तो उस सफर को एक अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से हम शुरुआत करते हैं आगे। चलिए आइए, मूल अधिकार। और मूल अधिकारों की शुरुआत हम करते हैं मूल अधिकार। मेहनत करिएगा हमारे साथ और हम आपके साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मूल अधिकार। और मूल अधिकारों में सबसे पहले हमने जो चीज कल आपको बताई थी, हमने देखा था कि मूल अधिकार क्या है। थोड़ा सा उसके बारे में बताया था कि मूल अधिकार क्या है। जो हमने बताया था कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति या नागरिक के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। अब संपूर्ण विकास चाहे वो कैसा भी विकास हो, सामाजिक यानी समाज में उसकी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसमें विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा हमने देखा आर्थिक विकास, यानी कि उसको पैसे से सहायता है। अगर कोई कमजोर वर्ग है तो उसकी किस प्रकार से सहायता हो सकती है, वो सरकार कैसे सहायता कर सकती है, यानी उसके माध्यम से अधिकार प्रदान किए गए हैं। राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार बोले तो जैसे कि सरकार बनाने में व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, और ये भूमिका कैसे मिली है, वोट डालने के माध्यम से। तो इस प्रकार से व्यक्ति का राजनीतिक विकास भी होता है। तो ऐसे ही करके अब इन अधिकारों की जो पृष्ठभूमि है, यानी क्या ये अधिकार शुरुआत से ही व्यक्ति या नागरिक के पास थे? नहीं, इनका समय समय पर विभिन्न देशों में विकास हुआ। और वो विकास कहां से हुआ है उसको हम एक फॉर्मेट में समझ लेते हैं, फिर सीधा अपने मूल अधिकारों पर बात करेंगे। तो नंबर एक, पहली हेडिंग कि विश्व में मूल अधिकारों का विकास, यानी कैसे, कहां, कब शुरुआत हुई विश्व में मूल अधिकारों की, या शुरुआत या विकास। तो जो सबसे पहले मूल अधिकारों की शुरुआत है बेटा, वो होती है हमारे ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में 1215 में, उस समय वहां का राजा हुआ करता था राजा जॉन जॉन द्वारा एक घोषणा की जाती है। और उस घोषणा के माध्यम से वहां के नागरिकों को वो एक कुछ मूल अधिकार देते हैं। घोषणा की जाती है और इस घोषणा को उन्होंने नाम दिया अधिकारों का मैग्ना कार्टा। अधिकारों का मैग्ना कार्टा। ठीक है भाई। अच्छा, अब राजा ने उसकी सिफारिश कर दी, घोषणा कर दी। तो क्या वास्तव में वहां के नागरिकों को मूल अधिकार मिल गए? नहीं। अब ये डिपेंड करेगा कि उस ब्रिटेन में शासन व्यवस्था कैसी है। तो ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था है वो अभी भी और तब भी संसदीय शासन व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? संसदीय। अब इस संसदीय शासन व्यवस्था में मैं यहां पर लिख देता हूं, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी इसके माध्यम से ब्रिटेन में शासन किया जाता था। और इस संसदीय शासन व्यवस्था में जो मुख्य शक्ति होती है, मुख्य जो पावर होती है, वो होती है संसद के पास। संसद के पास मुख्य शक्ति। और जो राजा होता है, राजा होता है संवैधानिक प्रमुख, या कहें नाम मात्र प्रमुख, केवल नाम के लिए। और मुख्य रूप से जो कानून बनाने की भूमिका निभा रही है वो निभा रही है संसद। तो अभी घोषणा सिर्फ राजा के द्वारा हुई है, संसद के द्वारा नहीं। अब इसकी घोषणा करेगी संसद। कैसे? तो अभी ब्रिटेन में ही 1689 में ब्रिटेन की संसद द्वारा, ब्रिटेन की
संसद द्वारा अब लिखित में बिल ऑफ राइट पारित किया जाता है। बिल ऑफ राइट्स पारित किया जाता है। अब ब्रिटेन में पूरी तरह से नागरिकों को मूल अधिकार मिल चुके हैं, वहां की संसद द्वारा भी दे दिए गए हैं। अच्छा, अब मान लीजिए ब्रिटेन के नागरिकों को मूल अधिकार मिल गए, और जब ब्रिटेन के नागरिकों को मूल अधिकार मिले तो वहां की जनता का धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। उनके लोगों को स्वतंत्रता मिली, समानता मिली, और जो लोग उनका शोषण करते थे बड़े लोग, अब वो छोटे लोगों का शोषण नहीं कर रहे हैं। शोषण कर रहे हैं तो वो सीधा फिर कोर्ट जा रहे हैं। तो जब उनका धीरे धीरे विकास हुआ तो अब फ्रांस जो उसके बराबर में एक पड़ोसी देश है, वो इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। और जब देख रहा है तो जैसे कि तुम भी जानते हो, अगर किसी के पास कुछ ज्यादा सुख सुविधाएं होती हैं तो हम आजकल के बच्चे भी उन सुख सुविधाओं की डिमांड करते हैं एक दूसरे से देख करके, कि पापा वो बाइक से कोचिंग जाता है और मैं सिर्फ साइकिल से जाता हूँ, मुझे समस्याएं ज्यादा होती हैं, मुझे पसीना आता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, मैं लेट हो जाता हूँ। तो फलाना तरीके के ये सब आप क्लू देंगे और आप भी डिमांड करेंगे कि मुझे भी बाइक चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ब्रिटेन में नागरिकों को मूल अधिकार मिले और इनसे वहां के नागरिकों का विकास हुआ, तो अब फ्रांस भी डिमांड कर रहा है। फ्रांस, अब फ्रांस में एक क्रांति होती है 1789, 1789 में, और 1789 में यहां का राजा था लुई 16वां। और इसके समय जब क्रांति होती है और इसके माध्यम से जनता इस राजा को चौराहे पर करके फांसी पे लटका देती है और वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करती है और वहां के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पे मिल चुका है, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं सीधे अमेरिका पे। अब अमेरिका, अमेरिका में 1791, 1791 में एक बिल ऑफ राइट पारित किया जाता है। यहां पर भी बिल ऑफ राइट यहां पर भी पास होता है और यहाँ के भी नागरिकों को मूल अधिकार दे दिए जाते हैं। तो ये लाइन अंडरलाइन है कि बिल ऑफ राइट कहां पे पास हुआ, अमेरिका में। कहां पे, 1791 में। तो आपसे सीधा वन लाइनर स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अधिकारों का मैग्ना कार्टा सर्वप्रथम किस देश ने पारित किया, ब्रिटेन ने। किस वर्ष पारित किया, 1215। उसके बाद फ्रांस में किस समय, 1789। राजा कौन है, लुई 16वां। ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है। अमेरिका में मूल अधिकारों की घोषणा कब हुई है, 1791, बिल ऑफ राइट। अच्छा, अब ये विश्व के संदर्भ में हो जाता है। अब विश्व में तो कुछ लोगों को, यानी कुछ देशों के लोगों को मूल अधिकार मिल चुके हैं। अब बात आती है अपने भारत की। भारत में समझते हैं क्या सीन चल रहा है। हटा दें, ठीक। भारत में मूल अधिकार देखिए, भारत में मूल अधिकार। अच्छा, भारत में मूल अधिकारों की शुरुआत, यानी यहाँ के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, यानी समानता, स्वतंत्रता, न्याय कैसे मिलना स्टार्ट हुआ और कब से इनकी मांग शुरू हुई, इसको देखते हैं। तो भारत में जिस समय ब्रिटिश लोगों का शासन था, यानी ब्रिटेन का शासन, और ये खूब धमाके से भारत का शोषण कर रहे थे, खूब धमाके से। ब्रिटेन का शासन, खूब मूल अधिकारों की धज्जियां उड़ाई इन लोगों ने। अपने यहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार दे करके यहाँ के नागरिकों के मूल अधिकारों को छीन रहे हैं और वहां का विकास कर रहे हैं। यहां से खूब धन का शोषण किया। तो इस समय जब धीरे धीरे इनके खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया, और जब विद्रोह होना शुरू हुआ तो इसी क्रम में आगे चलते हुए हमारा एक राष्ट्रीय आंदोलन का समय आता है, राष्ट्रीय आंदोलन का समय। और उस राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो सबसे पहले डिमांड की जाती है वो की जाती है कांग्रेस द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। ये हिस्ट्री में देखेंगे कांग्रेस के समय। तो कांग्रेस द्वारा
1917 19 में 1917 से 1919 के बीच में मूल अधिकारों की मांग की जाती है कि हमारे नागरिकों को भी मूल अधिकारों की मांग, हमारे नागरिकों को भी मूल अधिकार चाहिए। अच्छा, ये डिमांड वो कर किससे रहे हैं? वो कर रहे हैं ब्रिटेन से, क्योंकि यहाँ पर शासन किसका है? ब्रिटेन का। ये कांग्रेस ब्रिटेन के शासन से, यानी ब्रिटेन की जो सरकार है भारत में, उससे डिमांड कर रही है कि हमारे नागरिकों को भी क्या चाहिए? मूल अधिकार चाहिए। अच्छा, धीरे-धीरे करके मूल अधिकारों को ब्रिटेन वासियों ने भारत को दिया तो सही संविधान, लेकिन एक आहिस्ता-आहिस्ता, कभी-कभी, धीरे-धीरे करके दिया। तो अभी इस डिमांड को उन्होंने खारिज कर दिया, नहीं दिया। तो इसकी जो शुरुआत अब दूसरी मांग जो करेंगी, वो करती हैं एनी बेसेंट द्वारा। एनी बेसेंट द्वारा 1925 में 1925 में 1925 में एनी बेसेंट द्वारा भी मूल अधिकारों की मांग की गई। इसके क्रम में आगे धीरे-धीरे चलते हैं, तो उसमें देखा फिर नंबर 3 पे कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे एम ए अंसारी। एम ए अंसारी। इस अधिवेशन में फिर से मूल अधिकारों की मांग की गई। देखिए, ये विकास है, ये फैक्ट है, इसमें हमें समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए। हमें बस ये डाटा नोट करना है कि कहां पर और कब और कैसे, कौन से अधिवेशन में, किसके द्वारा मूल अधिकारों की मांग भारत में की गई है। तो ये देखते हैं तीसरे अधिवेशन में। इसके बाद देखेंगे बेटा चौथा अधिवेशन। अच्छा, मैं इसको ऊपर लिखता हूं। 1931, इसे आप जानते होंगे हिस्ट्री में। 1931 में कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, और ये इसके अध्यक्ष थे, बताएगा कोई? पता होगा बच्चों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और यहां पर भी मूल अधिकारों की मांग की जाती है। अच्छा, 1931 के बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, और अब लगातार भारत के आजाद होने की मांग शुरू हो जाती है, और इस पर भी ब्रिटेन सरकार अब विचार करना शुरू कर देती है। तो इसी क्रम में आगे चलते अब हमारा संविधान निर्माण होता है शुरू। और संविधान निर्माण के समय आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान सभा बनाई गई, और संविधान सभा में एक प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसमें 7 सदस्य थे। उसने संविधान सभा ने मूल अधिकारों का निर्माण और हमारे संविधान का निर्माण शुरू किया। और जब हमारा संविधान बनकर के निर्माण पूरा हो गया, तो अब भारत में मूल अधिकार ला दिए गए, डाल दिए गए। कैसे? तो अब नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी भारतीय। अच्छा, ये देखें कि संविधान सभा ने मूल अधिकार कैसे डाले, कैसे नहीं डाले, और संविधान सभा कैसे बनी। इसको हम अपने एक अलग चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास और संविधान सभा का निर्माण। वहां पे पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे कि कहां से, कैसे, कब, कौन, कहां, कितने व्यक्ति आए, कितने नागरिक आए, पूरी संविधान सभा का निर्माण पढ़ेंगे, और वहीं से देखेंगे कि कैसे कैसे ये विकास आरंभ हुआ। अब दूसरी बात, भारतीय संविधान में मूल अधिकार डाल दिए गए हैं। तो अब आपके लिए नेक्स्ट हेडिंग बनती है भारतीय संविधान में मूल अधिकार। अब ये प्रॉपर रूप से आपके मूल अधिकार शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं चाहता तो सीधा यहीं से शुरू कर सकता था। मैं चाहता तो यहीं से सीधा शुरू कर सकता था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 और 12 से 35 तक के और अनुच्छेद पढ़ाना स्टार्ट कर देता। लेकिन आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू और एक आइडिया होना चाहिए कि संविधान में जो मूल अधिकार हैं, ये कहाँ से आए हैं, और सबसे पहले कहाँ पे आए, किस देश में कब आए, और कैसे कैसे शुरू हुए। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार, सबसे पहली बात। अच्छा, जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था कि उसने सिर्फ अपने ही विचारों को देखा हो।
वो कहते हैं कि उधार लेना बुरी बात नहीं है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपना संविधान निर्माण करने के समय बहुत से संविधानों को देखा, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और देखा कि कौन सी चीज कहाँ पे ज्यादा अच्छी है, कौन सी चीज कहाँ पे ज्यादा अच्छी है। तो हमें जो मूल अधिकार लगे सबसे अच्छे, वो लगे अमेरिका में। और अमेरिका में कैसे? तो अमेरिका में 1791 में, अभी हमने देखा था, 1791 में एक बिल ऑफ राइट पारित हुआ, बिल ऑफ राइट्स पास हुआ। और ये कहां पे हुआ है? अमेरिका में। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अमेरिका में मूल अधिकारों का प्रारूप बहुत सही है वहां के नागरिकों के अनुसार। तो ये मूल अधिकारों का प्रावधान उठाया है हमने कहां से? अमेरिका से। और अमेरिका में भी कहां से? अमेरिका के बिल ऑफ राइट से। और ये बिल ऑफ राइट कब पास हुआ? 1791 में, यहां से लिया। तो भारत के संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से 1791 के अनुसार लिए गए हैं। और यही क्वेश्चन था ROARO 2024 में आया हुआ था पॉलिटी से। और उसमें सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है। दूसरा स्टेटमेंट था कि इन्हें 1791 के अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। तो ये कहां से लिया गया है? 1791 के बिल ऑफ राइट से। सीधा स्टेटमेंट यही था। तो आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है। तो अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स का पास हुआ 1791, और भारत ने मूल अधिकारों को भी कहां से लिया है? 1791 बिल ऑफ राइट्स से। तो अब कौन से भाग में? नेक्स्ट स्टेटमेंट, भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों का वर्णन। अब कैसे कैसे भारत में मूल अधिकार कैसे हैं, कैसे नहीं है, तो इसको हम आगे चलते हुए देखते हैं। अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लेते हुए लिख लिया होगा सभी ने। मूल अधिकारों की प्रकृति यानी कैसे हैं, नेचर कैसी है इनकी भारत में? ये है नकारात्मक प्रकृति। ऐसे नकारात्मक प्रकृति के। नेचर कैसा है? नकारात्मक, नेगेटिव है। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ छीन रहे हैं हमसे, नहीं। इसका मतलब क्या है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं, कि अर्थात अगर राज्य कुछ भी गलत करता है, राज्य का मतलब क्या है, जैसे हम आगे देखेंगे कि राज्य कुछ भी गलत करता है या कोई व्यक्ति किसी दूसरे के मूल अधिकारों को छीनता है, तो हम उसके विरुद्ध कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। यानी ये हमें न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है। न्याय करने, नकारात्मक है कि यानी आप किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कोई व्यक्ति या नागरिक या राज्य मूल अधिकारों का हनन यानी छीनना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई ऐसा करता है, तो अगर ऐसा करने पर सीधे हम कहां जा सकते हैं? न्यायालय, न्यायालय जा सकते हैं। इसका मतलब है नकारात्मक। ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय मूल अधिकारों की प्रकृति है नकारात्मक या सकारात्मक? तो नकारात्मक प्रकृति है, कि यानी कि इसके विरुद्ध अगर कुछ भी होता है तो हमें सीधा कोर्ट जाने की शक्ति है। नहीं की भावना, नहीं की भावना कैसे? कि नहीं छीन सकते तुम इन्हें, ये मुझे मिले ही मिले हैं।
मेरे विकास के लिए आवश्यक है। तो प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। अर्थात कि राज्य नहीं, न्यायालय। दूसरा स्टेटमेंट, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। अच्छा, प्रवर्तनीय शब्द समझ में नहीं आया। प्रवर्तनीय का मतलब है लागू होना या लागू करना। यानी भारत में मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तनीय है। ये पॉइंट समझ में आया? यानी कि इन्हें लागू करना किसके अधिकार में है? अगर मैं कहूं, मुझसे कोई व्यक्ति कहे कि जी मेरे मूल अधिकार हैं, आप इन्हें नहीं छीन सकते, तो क्या उस व्यक्ति द्वारा लागू किए गए हैं? नहीं। इन्हें लागू करने वाला कौन है? न्यायालय। कि न्यायालय ये कहता है कि अगर आपके कोई मूल अधिकारों को छीनता है तो आप मेरे पास सीधी उसकी फरमाइश लेकर के आ सकते हैं। तो यानी ये किसके द्वारा लागू किए गए हैं? न्यायालय के द्वारा लागू किए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट। अब ये है इनकी प्रकृति। अब हम आगे सीधे आते हैं अपने अनुच्छेदों पर। अगर अनुच्छेदों में वर्णन कहाँ है तो एक बार मुझे चलते चलते बताते जाएं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, सॉरी किस भाग में है? तो भाग 3 में कहां से कहां तक है? 12 से 35। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। समझ पा रहे होंगे? ये क्वेश्चन सीधा बनता है कि मूल अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 4 क में। तो आपका आंसर होगा भाग 3। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है संविधान में अनुच्छेद 1 से 4 तक, 5 से 11 तक, 12 से 35 तक, या 36 से 51 तक। बताइए मूल अधिकारों का वर्णन कहां है? तो आपका आंसर होगा सी, 12 से 35 तक। और इसी प्रकार के क्वेश्चन वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। और हाँ, हमारी जो एक कोशिश रहेगी कि किसी पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकेंगे हम उन्हें साथ ही कवर करते चलेंगे यहीं पर ओरली। हम क्वेश्चंस यहीं पे क्लास में ही बनाएंगे और आप लोग उसका कमेंट में हमें जवाब देंगे। तो अब समझते हैं एक एक करके अनुच्छेदों को। देखिए, चाहे तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीधा अनुच्छेद रट लेते हैं। रटिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा मेन मोटिव होता है एग्जाम में क्वेश्चन करना। लेकिन अनुच्छेद काम कैसे कर रहे हैं ये भी हमारे लिए उतना ही जानना जरूरी है जितना इन्हें याद करना। कि कोई अनुच्छेद काम कैसे करेगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें रटी हुई चीजें याद नहीं होती, लेकिन जब हमें चीजें समझ में आ जाती हैं और एनालिटिकल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और बदलते इस परिदृश्य में, बदलते हुए इस माहौल में, समाज में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। और अब ये एग्जामिनर को भी पता है कि अगर हम सीधा क्वेश्चन देते हैं तो ये बच्चे पढ़ के ही आए होंगे। तो अब क्वेश्चन जो बन रहे हैं इन अनुच्छेदों के अनुसार ही बन रहे हैं, लेकिन उनके डिस्क्रिप्टिव भाग पर बन रहे हैं, एनालिटिकल भाग पर बन रहे हैं। कि अब आपकी समझ देखी जाती है कि किस प्रकार से बच्चा इन अनुच्छेदों को समझ रहा है और मूल अधिकारों को समझ रहा है। तो आते हैं नंबर 1, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। कि राज्य क्या है? हाँ भाई, राज्य की परिभाषा। और अब अपने पूरी तरह से मूल अधिकार शुरू हो चुके हैं। अभी तक तो सिर्फ उसका एक खाका तैयार कर रहे थे कि मूल अधिकार कहां से आए हैं। तो राज्य की परिभाषा। अब राज्य शब्द देखा आपने, और राज्य शब्द देखती है आपके दिमाग में तुरंत एक ही शब्द आएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल नहीं, ये राज्य नहीं है, ये प्रदेश है, क्षेत्र है एक, जिसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने, संसद ने या संविधान ने अपने प्रशासन के अनुसार बांटा है। वो राज्य नहीं है। राज्य शब्द यहां पर क्या है? राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य कौन है? तो इसमें है राज्य कौन है? राज्य है आपकी संसद या संघ की सरकार। संघ की सरकार। अब कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये संसद क्या है, ये संघ क्या है।
तो सुने, देखिए। नीचे से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये भारत का नक्शा है, और इस भारत के नक्शे पर हमने देखा ये पूरा प्रशासन चलाया जाता है। और आपको पता है, एक होती है हमारी संसद केंद्र, जिसे आप चुनते हो कहां पे, दिल्ली में, मोदी जी, यानी आपके प्रधानमंत्री। तो ये जो प्रधानमंत्री हमारे शासन करते हैं पूरे देश पर करते हैं। राष्ट्रपति हमारे पूरे देश का होता है, एक राज्य का, पूरे देश का, यानी पूरे देश पर शासन करने के लिए और पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए हमने चुना संसद को, यानी संघ की सरकार को। जैसे मोदी जी हो गए, मोदी जी के साथ उनके विभिन्न सांसद हो गए, अमित शाह और राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण, ये सभी मिलकर सांसद क्या कर रहे हैं, पूरे देश पर शासन बना रहे हैं, पूरे देश के लिए नियम कानून बना रहे हैं, क्योंकि पूरे देश से चुन करके आए हैं। तो ये है संसद। अभी सिर्फ मोटा मोटा इतना समझे। दूसरा, अभी यहीं पर, अब मान लीजिए मोदी जी यहां बैठे हैं और राज्य ना होती, सॉरी ये प्रदेश ना होते हमारे पास, और यहाँ पर कोई चीज घटित होती है, घटना घटती है केरल में, तो मोदी जी को यहां से यहां तक जाने में बहुत समय लगेगा, यानी ये डायरेक्ट इससे इसकी दूरी बहुत ज्यादा हो जाती। तो मोदी जी ने क्या किया, या फिर सरकार ने क्या किया, संसद ने क्या किया, इस पूरे भारत को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, कि जैसे यहाँ पर, हाँ भाई, ये हमने बना दिया केरल, और इस केरल में एक बैठा दिया मुख्यमंत्री और राज्यपाल, और इससे कहा गया कि तुम हमारे ही अंडर में हो, लेकिन तुम्हें बस शासन चलाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर कुछ भी केरल में होता है तो हमारे पास लेकर के आओ उसे। यानी केरल से कहा जा रहा है इस संसद द्वारा कि यहां पर तुम्हें प्रशासन चलाने के लिए बैठाया गया है, अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो पहले तो तुम संभालो उसे। यानी ये एक तरह से इनके कर्मचारी हैं, पहले तो तुम संभालो इसे, और अगर तुम नहीं संभाल पाते हो तो फिर हम संभालेंगे, यानी प्रशासन चलाने की सुविधा के लिए बांटा है बस इसे। तो एक सरकार तो हमने देश में बना दी पूरे भारत में, और दूसरी सरकार बेटे हमने कहा बनाई, ये बनाई हमने राज्य में, यानी राज्य विधान मंडल, या राज्य की सरकार। समझ पा रहे हैं बात को? यानी एक सरकार बनाई हमने केंद्र में, वो शासन चलाएगी, वो नियम कानून बनाएगी, अगर उससे नहीं, वहां से नहीं होता है तो सबसे पहले फिर हमने बनाई अपने पास नजदीकी में, कौन, राज्य सरकार। पहले राज्य सरकार बनाएगी, और राज्य सरकार के बाद, अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद है बेटे स्थानीय निकाय। निकाय कि सर अब ये क्या है स्थानीय निकाय, जैसे आप जानते हैं एक चीज देखोगे आपने, जिला, फिर तहसील या ब्लॉक, और फिर एक चीज देखी होगी आपने, ग्राम पंचायत। यही सब क्या है, स्थानीय निकाय। कैसे, आपने देखा इस चीज को अगर हम यहां से समझे वेन डायग्राम से, कि सबसे ऊपर कौन, भारत सबसे बड़ा, यहां से आपके लिए कानून बनाए जाएंगे। दूसरा, अब हमने दूसरा फिर कानून क्या, देखो जनता से सरकार की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, सबसे दूर कौन बैठा है, संसद, उसके बाद कौन आ गया, राज्य, यानी ये है संसद। अब संसद पे एक सरकार चल रही है, और दूसरी सरकार कहां चल रही है, राज्य में, यानी राज्य विधान मंडल। अच्छा, इसके बाद तीसरी सरकार कहां चल रही है, जिला, इसके बाद और कहां चल रहा है, ब्लॉक या क्षेत्र, और इसके बाद हम कहां चल रहे हैं, ग्राम, सबसे बिल्कुल नजदीक।
यानी कि राज्य वो है जो एक व्यक्ति या नागरिक के लिए कानून बनाता है और उसे उसका पालन करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले आप किसको चुनते हो? ग्राम प्रधान को। किसके लिए? अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। तो ये हो गया पहले स्तर पर राज्य, राज्य की परिभाषा में है। दूसरा, किस पे चुना? जिले पे, जिला पंचायत सदस्य या क्षेत्र पे बीडीसी, जिले पे चुन गया। उसके बाद कहां पे गए? राज्य विधानमंडल। फिर उसके बाद कहां गए? संसद। तो ये सभी किसकी परिभाषा में है? राज्य की परिभाषा में है। यानी ऐसी संस्थाएं जो नियम कानून बना सकती हैं और उन्हें मानना व्यक्ति या नागरिकों के लिए जरूरी होता है, वो आती हैं राज्य की परिभाषा में। तो हमारे लिए कानून कौन कौन बना सकता है बेटे? नंबर 1 पे संसद या संघ की सरकार, मोदी जी और उनकी मंत्रिपरिषद। दूसरे पे राज्य विधानमंडल यानी राज्य सरकार, यानी योगी जी और उनका मंत्रिमंडल या मंत्री। तीसरा स्थानीय निकाय, जो आपने चुना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत। ये सब हैं राज्य की परिभाषा में। अच्छा, अगर इसको हम आर्टिकल अनुच्छेद 12 को नहीं समझते हैं तो हमें आगे के मूल अधिकारों को समझने में कठिनाई होगी, जरूर होगी। तो इसीलिए जरूरी है कि राज्य क्या है। तो आप राज्य की परिभाषा में आप जानते हो राज्य में कौन कौन आएगा। सबसे पहले संसद, जो सबसे ऊपर बैठा है, रिकॉल करिए, संसद और उसकी यानी संघ की सरकार, जो पूरे देश की सरकार है। उसके नीचे आएंगे राज्य यानी राज्य की सरकार। फिर उसके नीचे आएंगे जिला, जिले पे जो सरकार चल रही है। बी पे आएंगे तहसील यानी क्षेत्र, ब्लॉक की जो सरकार है। फिर उसके नीचे आ जाएंगे कौन सा? ग्राम पंचायत। वहां पर भी एक सरकार चल रही है, छोटी सी, ग्राम प्रधान के रूप में, जिसे आप लोगों ने नियुक्त किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये अनुच्छेद आप लोगों को समझ में आया होगा 12वां। और एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। और आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।